हमें जानकारी मिलता है कि कर्री सेना के जो लोग हैं वो सम्मान की रक्षा की बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कर्री सेना के लोग इस सम्मान की परिभाषा को तय कैसे करते हैं। और संविधान के अंतर्गत नियम, कायदे, कानून, लॉ एंड ऑर्डर सबको फॉलो करते हुए अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। कहता हूं कि अब तक जिसने घूस दे दी, अब अगर कोई लेखपाल आपसे घूस मांगता है या कोई अधिकारी आपको इस तरह से प्रताड़ित करता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। तो जो भी पद है उन सभी पदों पे सिर्फ राजपूत समाज के लोग ही सम्मिलित हैं। जी, सारे दायित्व सिर्फ राजपूत समाज के लोगों को ही मिला हुआ है। तो फिर सर ये कैसे आप कहेंगे कि सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हैं? उन्हीं के आदेशों निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जबकि मैं एक स्वतंत्र छवि वाला व्यक्ति हूँ, स्वतंत्रता मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। पहले मैं भाजपा संगठन में भी था। जो राजपूत करनी सेना है उसका एक बार मुझे ऑफर आया था, तो मैंने उसमें ज्यादा बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे उसमें सिर्फ एक समाज के लिए काम करना पड़ता है। देखिए, बेसिकली माँ करनी सेना जो हमारा संगठन है वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। एक तरफ इतिहास जो सोच पे आधारित होता है, वहीं भावनाएं हमारी आस्था पे टिकी होती हैं। लेकिन जहां इतिहास और आस्था के बीच टकराव होता है, वहां एक बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है कि हम इतिहास को स्वीकार करें या अपनी आस्था या भावनाओं को। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कर्री सेना के डमरिया के जिलाध्यक्ष श्री ललित दीनानाथ सिंह जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि जब किसी भी संगठन के सामान्य कार्यकर्ताओं के सामने जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि उन्हें या तो इतिहास सुनना होता है, या तो अपनी भावना या अपनी आस्था या अपने धर्म को, तो ऐसे समय में एक सामान्य कार्यकर्ता को किस प्रकार से अपनी मनोस्थिति बना के रखनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज हम खास बातचीत करें उससे पहले हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आप कर्री सेना के जिलाध्यक्ष बने हैं। हालांकि अपने तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो कर्री सेना के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताएं कि कर्री सेना है क्या? देखिए, बेसिकली माँ करनी सेना जो हमारा संगठन है वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। और उसमें सनातन वंश की हर जाति से जुड़े लड़के जो देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए प्रतिबद्ध हैं और धरातल पे उतर के काम करना चाहते हैं, उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, एक वो संगठित रूप लेना चाहते हैं, तो ऐसे सभी युवकों के लिए हमारा ये संगठन है। एक बात मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये संगठन सिर्फ ठाकुरों का या क्षत्रियों का संगठन नहीं है। इसमें सनातन वंश की हर जाति के जो युवक जो देश के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें उनका सभी का इस संगठन में स्वागत है। और अब मुझे जब जिले की कमान सौंपी गई है तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं अपने जिले में हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में इस तरह के लड़कों को ढूंढूं, उनका संगठन बनाऊं। और इस तरह के लड़के, मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये भी सबको बताना चाहता हूं कि जो इस तरह के लड़के जो धरातल पे काम करना चाहते हैं देश और धर्म और संस्कृति के लिए, उनका स्वागत है। वो मुझसे संपर्क करें, मुझसे जुड़े और उनकी योग्यता के आधार पे उनको मैं पद भी दूंगा कि अपना पद लेकर वो काम कर सके। नहीं, बिल्कुल सर, मैं यहाँ रोकूंगा, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो संगठन है ये सिर्फ राजपूत या जनरल वर्ग के लोग का नहीं है, इसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। लेकिन सर जब हम इस संगठन को देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक जो भी पद हैं उन सभी पदों पे सिर्फ राजपूत समाज के लोग ही सम्मिलित हैं। जी, सारे दायित्व सिर्फ राजपूत समाज के लोगों को ही मिला हुआ है। तो फिर सर ये कैसे आप कहेंगे कि सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, एक मैं आपको अंतर बताना चाहता हूँ। जिस करनी सेना की आप बात कर रहे हैं वो एक राजस्थान का संगठन है जी, और वो राजस्थान का संगठन है, वो सिर्फ ठाकुरों की संस्था है और उनका राजनीतिक रूप से वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जब चुनाव आता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं। हमारा जो संगठन है उस संगठन का नाम माँ करनी सेना है और हमारे संगठन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें सिर्फ ठाकुर होंगे। मैंने आपको जैसा पहले बताया, इसमें हर बिरादरी के लड़के जो सिर्फ देश के लिए, सिर्फ हमारी एक प्राथमिकता है कि वो अपने देश के लिए वफादार हो, अपनी संस्कृति से प्रेम करता हो, अपने सनातन धर्म का आदर करता हो और धरातल पर उसके लिए कुछ कर गुजरने की आकांक्षा रखता हो। बिल्कुल सर, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था या किसी भी संगठन से जुड़ता है तो स्वाभाविक तौर पर या तो वो संगठन के विचारधारा से प्रभावित हुआ रहता है या फिर किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हुआ रहता है।
आप जब मां करनी सेना से जुड़े तो आप किससे प्रभावित हुए, संगठन से या किसी व्यक्ति विशेष से? देखिए, एक तो हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, हमारे इतने बड़े बड़े वीर महापुरुष इस धरा पर पैदा हुए हैं, जिनकी वीर गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और कोई भी हमारा ऐसा महापुरुष की कोई जातियां नहीं होती है। हालांकि आज राजनीति ने महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। और हमारे किसी भी महापुरुष ने, मान लीजिए मेरे आदर्श महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप ने कभी भी सिर्फ राजपूतों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बिल्कुल, उन्होंने लड़ाई लड़ी मात्र अपनी मातृभूमि के लिए, सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो वही सिद्धांत हमारा भी है। हम महाराणा प्रताप से प्रेरित हो या छत्रपति शिवाजी से प्रेरित हो, हमारा सबका मानना यही है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। एक समाज को लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते, और कम से कम सनातन धर्म की अगर हम बात करें तब तो हम सिर्फ एक समाज को लेके कदापि आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें सबका साथ जरूरी है। सनातन धर्म की हर जाति, हर वर्ग, हर देशभक्त जो लड़के हैं, सबका साथ जरूरी है, और हम सबको साथ लेके इस संगठन को आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल। सर, जब करनी सेना को हम देखते हैं तो हमें जानकारी मिलता है कि करनी सेना के जो लोग हैं वो सम्मान की रक्षा की बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि करनी सेना के लोग इस सम्मान की परिभाषा को तय कैसे करते हैं कि यह रिस्पेक्टेड है या रिस्पेक्टेड नहीं है? देखिए, इस विषय पे मेरा जो निजी मत है वो ये है कि स्वाभिमान का मतलब ही सम्मान होता है जी। जिसके पास सम्मान है उसी का स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान, अब हम अगर किसी बात के लिए लड़ते हैं तो हम अपने समाज के लिए लड़ते हैं। इस पद को प्राप्त करने से पहले भी इस विधानसभा में मैं कई बार इस तरह की लड़ाइयां लड़ चुका हूं। तो मैंने कभी भी जाति नहीं देखी कि ये फलाना अमुक जाति का व्यक्ति है, इसकी मदद की जाए, ये फलाना अमुक जाति का व्यक्ति है, इसकी मदद ना की जाए। तो हमने सबकी मदद की है, और हमारे पास सम्मान है हमारे देश का। हमारे देश का हमें पता है, हमारा स्वाभिमान कहता है कि हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है, हमारी संस्कृति है, बहुत पुरातन संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। तो इन सब का सम्मान है, इसके लिए हम लड़ेंगे, ये हमारा स्वाभिमान है। आप करनी सेना के जिलाध्यक्ष बने हैं जी। तो जिलाध्यक्ष बनने से पहले आप किन पदों पे और थे करनी सेना में, कब से जुड़े हुए हैं आप? करनी सेना में देखिए, पहले जो राजपूत करनी सेना है उसका एक बार मुझे ऑफर आया था, तो मैंने उसमें ज्यादा बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे उसमें सिर्फ एक समाज के लिए काम करना पड़ता और उन्हीं के आदेशों निर्देशों का पालन करना पड़ता। जबकि मैं एक स्वतंत्र छवि वाला व्यक्ति हूँ, स्वतंत्रता मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। पहले मैं भाजपा संगठन में भी था, मंडल मीडिया प्रभारी था मंडल का, और आईटी सेल संयोजक भी था, उसमें भी मैंने काम किया। तो जब इसके लिए मुझे मेरे काम देख के जब मुझसे संपर्क किया गया कि हम आपको जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं करनी सेना का, तो मेरा सबसे प्रथम प्रश्न यही था कि भाई ये ठाकुरों की संस्था है, और मैं तो, मेरे समाज में तो सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी मेरे मित्र हैं। हाँ, तो अगर कल को मुझे सिर्फ ठाकुरों के लिए लड़ना पड़ा, मेरे सामने अगर मेरे किसी मित्र के साथ अन्याय हो रहा है और अत्याचार हो रहा है, और मुझे ऊपर से आदेश मिलेगा कि नहीं भाई ये ठाकुर नहीं है तो तुम इसके लिए मत लड़ो, तो ऐसा संगठन मुझे स्वीकार नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपको पूरी स्वतंत्रता रहेगी, सनातन धर्म के किसी भी वर्ग के लड़के जो युवा है, जो देशभक्त है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए एकदम सब कुछ अपना डंके की चोट पे उनके लिए खड़े रहिए, और हम आपकी प्रदेश स्तर तक मदद करेंगे। आप तो अब जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, तो जिलाध्यक्ष के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होगा? देखिए, नैतिकता का पाठ मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ जी। हाँ, नैतिकता सबको पता है कि किसी भी संगठन किन नैतिक मूल्यों पे चलता है, तो वही हमारे संगठन का भी है। सीधा सा फंडा है, देश, धर्म और संस्कृति। हमारे संगठन का जो लोगो है वो भी इसी पर आधारित है, मां करनी सेना, देश एवं धर्म के लिए सदैव समर्पित। आपके मुख्य काम क्या, मतलब मेरे प्रश्न ये था कि आप तो जिलाध्यक्ष बन गए हैं करनी सेना के, तो करनी सेना के जिलाध्यक्ष बनने के बाद आप समाज के लिए मुख्य कौन कौन से काम करने वाले हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो मैंने सोचा निजी तौर पे, जो जब मैं जिलाध्यक्ष का पद मैंने ग्रहण किया, उसके बाद मेरे मन में भी आया कि अब मुझे समाज के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, क्या रूपरेखा बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि भाजपा की सरकार ने जो भाई भाजपा के हम भी निजी तौर पे फॉलो कर रहे हैं, समर्थक भी रहे हैं,
तो भाजपा की सरकार में, पूज्य महाराज जी की सरकार में कुछ अधिकारी जो हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं। मान लीजिए आप राजस्व विभाग में देख लीजिए, सबसे लेखपाल जो है सबसे ज्यादा घूसखोरी कर रहे हैं, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको समाधान नहीं मिलता है, आसपास सब दलाल घूमने लगते हैं कि भाई इतना पैसा दे दो मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो मैं सबसे पहले सोच रहा था कि मैं इसी व्यवस्था पर चोट करूंगा। अपने जितना भी मेरा समाज है मैं सबको ये संदेश दे रहा हूँ। अभी मेरी फोन पे सबसे बात होती है तो सबको मैं यही कहता हूँ कि अब तक जिसने घूस दे दी, अब अगर कोई लेखपाल आपसे घूस मांगता है या कोई अधिकारी आपको इस तरह से प्रताड़ित करता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए और मैं आप के लिए उस अधिकारी से बात करूंगा। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कप्तान साहब से बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो डीएम साहब से बात करूंगा, लेकिन आपको इस तरह से प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा और सरकार का नाम खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो जो संगठन महाकरीर सेना है, तो क्या इसमें जो कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको विरोध कहां तक करना है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, जो अपने देश के लिए लड़ता है वो कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ। हमने राणा सांगा में जब संजीव सुमन ने, सपा के सांसद, राज्यसभा सांसद ने उनका अपमान किया था, तब भी हमने रैली बहुत शानदार निकाली थी, लेकिन हमने उसमें भी हर चीज का ध्यान रखा कि आम जन को कोई असुविधा ना हो, राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना हो, प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो। हमने प्रशासन से आदेश लिया, उसके बाद ही रैली निकाली थी। तो देखिए, हम देशभक्त विचारधारा वाले लोग हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी विरोध प्रदर्शन करे या आंदोलन करे तो उससे हमारे ही देश की जनता को, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, अगर उनको ही असुविधा होने लगी तो फिर हमारे उस आंदोलन का फायदा क्या? मैंने जब बात करना शुरू किया उस समय मैं बताया कि इतिहास जो शोध का विषय होता है और हमारी जो आस्था होती है, हमारी भावनाओं पे टिकी होती है, लेकिन कभी कभी अगर स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाए कि अगर इतिहास सही हो और भावनाएं हमारी दूसरी हो तो उसमें क्या चयन करेंगे, इतिहास या अपनी आस्था को? देखिए, मेरा जो निजी मत है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का इतिहास कोई शोध का विषय हम लोगों के लिए नहीं है। शोध का विषय वो वामपंथियों के लिए है। हमारा इतिहास हम लोगों की नजरों में और भावनाओं में और हमारे पूर्वजों द्वारा क्रिस्टल क्लियर हमारे माइंड में घुसाया गया है कि देश भारत हमारी माता है, श्री राम हमारे आदर्श है, श्री कृष्ण हमारे प्रभु हैं और महाराणा प्रताप, जो तमाम देशभक्त हमारे हुए हैं। तो हमें इतिहास में कोई शंका नहीं है। अब विरोधाभास तब होगा जब कोई आके कहने लगे कि भाई तुम्हारे श्री राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जिस श्री राम को हमारे पूर्वज एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को बताती आई है, आज जिनके चरित्र को हम जिनकी पूजा करते हैं, अगर वो कोई हमसे आके कहने लगे कि भाई नहीं राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, राम सेतु तो काल्पनिक था, जो इस तरह की चीजें वो वामपंथियों द्वारा क्रिएट की जाती हैं, तो हमारी नजर में इतिहास कोई शोध का विषय नहीं है। जो हमारा इतिहास है वो हमें भली भांति हम उससे परिचित है और हम उसी इतिहास पे उसी गौरवशाली इतिहास को लेकर चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम जब ज्यादा विरोध करने लगते हैं तो वहां संगठन की छवि खराब होने लगती है? तो संगठन की छवि को बना के रखना हो फिर आप कैसे विरोध करेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करके और संविधान के अंतर्गत नियम, कायदे, कानून, लॉ एंड ऑर्डर सबको फॉलो करते हुए अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। अपनी बात सिर्फ हम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, देश को जलाने के लिए नहीं, किसी की संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं, मोटरसाइकिलें तोड़ दी, गाड़ियों में आग लगा दी, ये इस तरह के कुकृत्य हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल। कई बार कई सारे ऐसे नए संगठन बनते हैं, उस संगठन में कई सारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं और उस संगठन को लेकर काम भी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी उत्पन्न होने लगती है कि वो लोग शुरुआत में जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, हमें इस संगठन से कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन आने वाले थोड़े दिन बाद ये पता चलता है कि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे थे वो इसी संगठन के पीछे अपने राजनीतिक रोटी भी सेकने काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन फ्यूचर जैसे आप महाकरीर सेना के जिलाध्यक्ष बने हैं और आप लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में फिर आप इन्हीं कामों को अपने राजनीतिक उपयोग के लिए प्रयोग करने लगे? देखिए, मैं आपको अपना नियुक्ति पत्र अभी दिखाता हूं, जो मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है जिलाध्यक्ष का। उस पे स्पष्ट शब्दों में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे संदीप सिंह जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है कि
मैं अपनी मर्जी से, जैसे हमारा 3 साल का कार्यकाल है जिलाध्यक्ष का मेरा जी, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोई गड़बड़ी होने पे, मान लीजिए मैं अगर कोई ऐसा अनैतिक काम करता हूँ और वो बात ऊपर तक पहुंचती है, मान लीजिए मैं जिलाध्यक्ष हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो वो बात जरूर ऊपर तक जाएगी। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपनी मर्जी से आपको कभी भी पदमुक्त कर सकता हूँ। और जो मैं भी जिन लोगों से मेरी वार्ता चल रही है सबको मतलब स्पष्ट और क्लियर संदेश है कि आपको एक नियम, एक मर्यादा में रह के कोई भी कार्रवाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके उछलने कूदने लगे या किसी से बदतमीजी करने लगे या किसी अधिकारी से उल्टा सीधा बोलने लगे, तो उसमें तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया। मैं भी जो अपनी टीम बना रहा हूँ, मैं भी सबको स्पष्ट यही बता रहा हूँ कि भाई अगर आप ऐसा कुछ गलत काम करेंगे तो आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जाएगी। बिल्कुल। एक तरफ जब हम धर्म को बचाने की बात करते हैं, अपनी सनातन परंपरा को बचाने की बात करते हैं, वही हमारे सामने एक चुनौती आती है रोजगार को लेके कि हमारे समाज के जो युवा हैं, क्योंकि सिर्फ धर्म, लोग कहते भी हैं सिर्फ धर्म बचाने से हमारा पेट तो भर नहीं जाएगा, तो जो युवा जिनके सामने रोजगार की बड़ी चुनौती है, तो ये संगठन क्या उन युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में कुछ प्रयास करेगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने कम से कम 100 जर्नलिस्ट से जो किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो इस रोजगार की समस्या को, गरीबी की समस्या को हमेशा प्रमुखता से रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन 100 पत्रकारों में से आज तक किसी ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कभी सवाल नहीं उठाया होगा। मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, 1 करोड़ 40 लाख के लगभग है। मान लीजिए मोदी जी ने 5 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए भी होंगे तो मुझे लगता है 6 करोड़ तो बेरोजगार पात्र तब तक बन चुके होंगे। नहीं तो फिर उस हिसाब से आप देखेंगे तो फिर चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या तो मुद्दा तो नहीं हो सकता। जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है, हर चीज का जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे देश में देखिए संसाधन सीमित है, हमसे भी बड़े बड़े देश है। चीन आज हम चीन को पछाड़ रहे हैं और चीन ने कंट्रोल कर लिया अपनी जनसंख्या पे। चीन ने बहुत कंट्रोल किया अपनी जनसंख्या पे। एक तो हम पहले ही हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उसके बाद बाहर से रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, घुसपैठी आते हैं, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले उनको कहते हैं भाई भारत तो सबको समाहित करने वाला देश है, इनको शरणार्थी बना दिया जाए और इनको बसा दिया जाए। और अगले दिन फिर वही कहता है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली। अरे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में 4 रोटी हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चे 2-2 रोटी खाएंगे, 2-2 रोटी उनके हिस्से में आएगी। और एक बांग्लादेशी का बच्चा या रोहिंग्या का बच्चा भी आके मेरे घर में बस जाता है तो उस 4 रोटी के 3 हिस्से होंगे ना। लेकिन अब तो भाजपा की सरकार है और पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की बनी हुई है, तो भाजपा की सरकार को अगर लगता है कि जनसंख्या ही बड़ा मुद्दा है या फिर बाहर से जो दूसरे देश के जो लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो एक बड़ी मुद्दा है जो विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो रोकना चाहिए। जैसा कि आपने ये बताया कि मैं भाजपा को मानता हूँ, भाजपा के फॉलोअर्स हूँ, ये तो आपकी सरकार की भी तो कमियां है ना। तो देखिए इस विषय में तो अब भाजपा के नेता या भाजपा के पदाधिकारी बता पाएंगे। बिल्कुल, मार्कंडेय सिन्हा की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो एक जिलाध्यक्ष होने के नाते जब समाज के नए युवाओं को आप मार्कंडेय सिन्हा से जोड़ना चाहते हैं तो उनके शिक्षा को लेके, उनके रोजगार को लेके आप अपनी कुछ योजनाओं को बताइए ना, कि जैसे उन युवाओं को इस मंच के माध्यम से जानकारी मिले कि हाँ वो मार्कंडेय सिन्हा से जुड़ते हैं, इससे सदस्य बनते हैं, तो शैक्षिक रूप से या रोजगार के दृष्टिकोण से वो अपने आप को स्थायी कर पाएंगे। देखिए इसके लिए तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा दिन हुए नहीं है, तो इतना दीर्घकालिक अभी मेरी प्लानिंग कुछ है नहीं, तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर कुछ दिन बाद आप मुझसे इस प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। इस भातपुरानी विधानसभा जो अपना गांव है, जो अपना क्षेत्र है, जो अपनी आपकी भी जन्मभूमि है, यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? यहाँ के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले देश की प्राथमिकता ये अपना परिवार होता है, उसके बाद अपना समाज होता है, उसके बाद अपना धर्म होता है, उसके बाद अपना देश होता है। तो राजनीति के चक्कर में हम लोगों में बहुत सारे युवाओं में मनमुटाव पैदा हो गया है। आज नेताओं का समर्थन करते करते हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करने लगते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव हमारा पैदा हो जाता है और वही नेता लखनऊ में आपस में साथ बैठ के डिनर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, हम आपको ये नहीं कहते हैं नहीं भाई
आप किसी अमुक पार्टी का ही प्रचार कीजिए या उसकी विचारधारा को फॉलो कीजिए, लेकिन किसी भी नेताओं के चक्कर में या राजनीतिक चक्कर में आप ऐसे विषयों पर या तो चुप्पी साध लें जिस विषय से हिंदुत्व के टूटने का खतरा हो, चाहे वो भाजपा कर रही हो, चाहे सपा कर रही हो, चाहे बसपा कर रही हो, या तो आप प्रखर होके उसके खिलाफ बोलिए। आपकी आवाज से ऐसा लगना चाहिए कि मैं हिंदुओं को जोड़ना चाहता हूं, तोड़ना नहीं चाहता। आज जो हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, हमें दलितों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें ओबीसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद घोषित किया था ये जो SC/ST का केस है, इसमें 75% से ज्यादा केस फर्जी हैं और सबसे ज्यादा जो पीड़ित है उसमें ओबीसी वर्ग है। बिल्कुल। और ये भी आप जानते हैं कि जो SC/ST लगता है वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र के खिलाफ लगता है। देखिए, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं मैं, जो SC/ST एक्ट लगाने वाले लोग हैं वो कभी SC/ST एक्ट नहीं लगाते हैं। उसी गांव के जो दबंग होते हैं, बड़ी जाति के लोग, वो उनको अपना एक मोहरा बना के अपनी दुश्मनी निकालते हैं और इसी तरह से SC/ST एक्ट से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया पे अपनी लेखनी को लेके, अपने शब्दों को लेके, अपने विचारों को लेके हमेशा चर्चा बने रहते हैं। आपके अंदर शब्द विचार कैसे आते हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं अभद्र भी लिख देता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि देश के प्रति अगर कोई कुछ बोलता है तो मर्यादा थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। आदमी नहीं सहन कर पाता है कि इसको मर्यादित शब्दों में जवाब दिया जाए। तो मैं कुछ भी अनसट टुलूल जुलूल कभी कभार अपशब्द भी लिख दिया करता था, लेकिन अब इतना बड़ा पद मुझे प्राप्त हुआ है तो अब इसकी गरिमा मुझे रखनी पड़ेगी। लेखनी मेरी अब भी जारी रहेगी, विरोध मेरा अब भी जारी रहेगा, लेकिन अब संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महाकली सेना डमरिया के जिलाध्यक्ष श्री ललित दीनानाथ सिंह जी उपस्थित हैं। इनसे आज हमने कई सारे विषयों में बात की। आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा होगा, कई सारे आपके भी प्रश्न इस पॉडकास्ट में समाहित हैं। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? क्या आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे कि हम माननीय जिलाध्यक्ष साहब से जो प्रश्नों को पूछना चाहते थे, क्या मैंने सारे प्रश्न पूछ लिया ना? कोई और प्रश्न पूछे बचे होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। दोबारा जब फिर बैठेंगे तो फिर सभी विषयों में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में।